नीट में आपको लास्ट 3 लेक्चर्स मैंने पढ़ा दिए थे, उसमें 40 क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए थे। आज ये लास्ट लेक्चर है, इसमें 41 से 56 तक 16 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, वो हमको कराना है। तो देखिए, जैसे क्वेश्चन नंबर 41 यहाँ आपको डिस्प्ले हो रहा है। तो क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि 0.0020 ये मोलरिटी दी गई है, और आयनिक कंपाउंड का नाम भी दिया हुआ है। ये दिया हुआ है आयनिक कंपाउंड 5NO2 और साथ में Cl। अब ये कंपाउंड है और इसका दिया हुआ है फ्रीजिंग पॉइंट, लोअरिंग ऑफ फ्रीजिंग दिया है -0.00732 डिग्री सेंटीग्रेड। ये इसका है फ्रीजिंग पॉइंट, इस पे ये फ्रीज होता है। आगे KF की वैल्यू भी दी गई है, KF दिया हुआ है 1.86 माइनस में, ठीक है। ये सारे डेटा दिए गए हैं। अब इसमें क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है, क्वेश्चन पूछा हुआ है कि ये जो कंपाउंड है, ये कंपाउंड कितने आयनों में डिसोसिएट होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द आयंस, ये पूछा हुआ है। तो इसके लिए सेम वही फार्मूला लगाएंगे, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का। तो यहाँ पे सेम फार्मूला लगाएंगे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का, डेल्टा टी फार्मूला होता है डेल्टा TF I KF और स्मॉल m। अब मैं यहाँ पर I की वैल्यू निकालना है, क्योंकि एक मोल कंपाउंड है, उससे कितने आयंस बनते हैं वही वैल्यू बताता है I की वैल्यू। तो सारे वैल्यू दिए गए हैं, I की वैल्यू निकालना है। जैसे डेल्टा TF की वैल्यू ये दिया हुआ है, ये डेल्टा TF की ही वैल्यू है, तो -0.00732 ये हो गया। ये प्लस में होगा, और प्लस में क्या होगा कि डेल्टा TF की वैल्यू जो होती है ऐसे होती है। ये लोअरिंग है, तो इसका जो प्योर फॉर्म होगा उसका जो है फ्रीजिंग पॉइंट ज़्यादा होगा और इसका कम होगा। तो डेल्टा TF की वैल्यू ये लिख सकते हैं इक्वल टू I KFM। और जो अगर ये प्योर है तो प्योर इसमें क्या था, वाटर था, और वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है 0। तो 0 और माइनस, और ये माइनस में दिया है, माइनस माइनस मिलके हो गया प्लस में हो गया 0.00732। I हो गया, KF की वैल्यू 1.86 और स्मॉल m मोलरिटी की वैल्यू यहाँ दी गई 0.0020। अब इसे ही सॉल्व करना है, तो I इक्वल टू ये वैल्यू नीचे चला जाएगा 0.00732 डिवाइड बाई 1.86 इंटू 0.0020। अब इसे सॉल्व करेंगे हमें, तो I की वैल्यू निकल जाएगी, जैसा कि यहाँ पे आपको यहाँ टिक लगा हुआ है इसकी वैल्यू। अब स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 42। जैसा कि आपको यहाँ डिस्प्ले हो रहा है, इसमें 0.5 मोलल दिया गया है, साथ में जो वीक एसिड है HX वीक एसिड है, और इसका अल्फा की वैल्यू दी गई, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन दिया गया है, कितना है 20% है। साथ में KF की वैल्यू दी गई है। अब पूछा हुआ है कि लोअरिंग इन फ्रीजिंग पॉइंट, तो फ्रीजिंग पॉइंट में क्या लोअरिंग हो, तो इसके लिए डायरेक्ट यही फार्मूला डेल्टा TF इक्वल टू I KFM। अब इस क्वेश्चन में ये वैल्यू हमें निकालना है, तो ये निकालना है तो हमें 3 वैल्यू पता होनी चाहिए। तो यहाँ पे I की वैल्यू कैसे निकलेगा, I इक्वल टू डायरेक्ट फार्मूला बताए थे 1 + n-1 अब अल्फ़ा, ये वैल्यू था, इसे निकालते हैं। तो निकाल लेते हैं I की वैल्यू कितनी आएगी, 1 + n की वैल्यू जाएगी 2, क्योंकि HX है तो 2 आयन में डिसोसिएट होगा, 2 - 1, और अल्फ़ा वाला 20% है तो लिखेंगे 0.2। पूरे को इसको सॉल्व करेंगे, आ जाएगा 0.2। तो यहाँ पे हमें I की वैल्यू कैलकुलेट हो गई, तो यहाँ लिख देंगे I की वैल्यू 0.2 इंटू KF की वैल्यू दिया गया है, KF की वैल्यू कितना होता है 1.86, और मोलरिटी, तो मोलरिटी दिया है 0.5, तो यहाँ 0.5 लिख देंगे। इसे सॉल्व करेंगे तो डेल्टा KF की वैल्यू हमें पता चल जाएगी, तो इस तरीके से निकालेंगे, तो ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43। तो 43 क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ऑस्मोसिस पूछ रहा है, फ्लो ऑफ वाटर सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू किधर से किधर की तरफ होगा। तो हमें पता है कि जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ सॉल्वेंट का मूवमेंट होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 3rd C। तो C में दिया हुआ है फ्रॉम सोल्यूशन हैविंग लो कंसंट्रेशन ओनली, तो लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ होता है। ये था क्वेश्चन नंबर 43। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44। तो क्वेश्चन नंबर 44 जैसा कि यहाँ पे आपको डिस्प्ले हो रहा है, इसमें दिया हुआ है कि 10 ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब दिया हुआ है। तो अगर इसको सबसे पहले तो हमें इसको ग्राम पर लीटर में बदलना पड़ेगा। तो ग्राम पर लीटर में 1 डेसी क्यूब दिया है, तो ये 1 लीटर के बराबर होता है, तो ये हो जाएगा 10 ग्राम पर लीटर। ये वैल्यू हमें पता चल गया।
आगे इसमें दिया हुआ है कि मॉलिक्यूलर मास दिया हुआ है वो है 60 सॉल्यूट का, यूरिया है सॉल्यूट इसमें, और ये आइसोटोनिक है। तो सबसे पहले तो हमें दो लिखना पड़ेगा, दो सोल्यूशन दिया गया है और पहला सोल्यूशन, दूसरा सोल्यूशन दिया है कि 5% सोल्यूशन है नॉन इलेक्ट्रोलाइट का, और नॉन इलेक्ट्रोलाइट का मॉलिक्यूलर मास हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो दो सोल्यूशन है, दोनों आइसोटोनिक है। इस टाइप का एक क्वेश्चन प्रीवियस में भी कराया गया है, सेकंड लेक्चर में भी आपको मिल जाएगा इसमें। ठीक है, तो इसको दोबारा एक बार कराते हैं, सेम उस टाइप का ही क्वेश्चन है। तो इसका हमें क्या निकालना पड़ेगा, कंसंट्रेशन, और फिर इसका कंसंट्रेशन निकालेंगे और दोनों को इक्वल कर देंगे। तो निकालते हैं इसका कंसंट्रेशन। सबसे पहले पहला मोलरिटी निकालना पड़ेगा, मोलरिटी। तो ऊपर लिखते हैं नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम। तो नंबर ऑफ मोल्स को लिख सकते हैं मास डिवाइड बाय वॉल्यूम, मास डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास इनटू वॉल्यूम। तो यहाँ पर जो दिया हुआ है डेंसिटी दी गई है ग्राम पर लीटर, तो हमें क्या दिया हुआ है, मास पर लीटर वॉल्यूम दिया गया है। तो टोटल ये वैल्यू जो हो जाएगी 10, और मॉलिक्यूलर मास इसका होता है 60, तो ये हो जाएगा ये वैल्यू 1/6। तो पहले का तो ये आ जाएगा कंसंट्रेशन। अब सेकंड का कंसंट्रेशन में निकालना है। तो 5% दिया हुआ था, 5% का मतलब होता है कि 100 ml में 5 ग्राम क्या है, सॉल्यूट का है। तो 100 ml अगर सॉल्यूशन है तो इसमें कितना है, 5 ग्राम सॉल्यूट के पार्टिकल हैं। अब इसको भी सॉल्व करेंगे, इसकी मोलरिटी निकालेंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स दिया है, तो मास डिवाइड बाई मोलर मास, मास हो जाएगा 5 ग्राम। अब मोलर मास को मान सकते हैं m, क्योंकि यही वैल्यू निकालना है। मास बाई मोलर मास डिवाइड बाई वॉल्यूम, तो वॉल्यूम कितना है 100, और ये ml में है तो यहाँ पे 1000 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसको सॉल्व करने पे 2 0 से 2 0 कट गया। अब ये आ गया। अब ये जो कंसंट्रेशन आया, ये कंसंट्रेशन इस कंसंट्रेशन के बराबर होगा। ठीक है, तो पहला इक्वल टू दूसरा, तो 1/6 ये पहला हो गया, दूसरा है 5 × 10 डिवाइड बाई m। अब m की वैल्यू निकालना है, ये इधर चला गया, ऊपर चला गया, तो यहाँ कर देते हैं। तो m इक्वल टू हो जाएगा 5 × 10 × 6, ये हो जाएगा 300। तो जो मॉलिक्यूलर मास होगा 300 ग्राम। तो यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास, ये मास हो जाएगा 300 ग्राम पर मोल, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है 45 क्वेश्चन। 45 है कि 1 ग्राम नॉन इलेक्ट्रोलाइट है सॉल्यूट का। तो सॉल्यूट कितना है, 1 ग्राम है। साथ में क्या दिया हुआ है कि इसका मोलर मास भी दिया है, मोलर मास है 250, और इसका सॉल्वेंट है बेंजीन, और जिसमें 51.2 ग्राम इसमें बेंजीन का दिया गया है। अब दिया है मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, KF की वैल्यू भी दी गई है, KF की वैल्यू है 5.12। अब इसमें पूछा है कि फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन विल बी लोअर्ड। ठीक है, तो बेंजीन का फ्रीजिंग पॉइंट कितना डिक्रीज कर रहा है ये पूछा है। तो डेल्टा TF इक्वल टू हो जाएगा IKF इंटू स्मॉल m। अब यहाँ पे ये जो I है, वांट ऑफ फैक्टर, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1, क्योंकि यहाँ पे क्या है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट और नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है। तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट के लिए वैल्यू हो जाता है 1, तो हमें इसके लिए 1 लिख देंगे। इंटू KF की वैल्यू यहाँ दिया गया है, ये हो जाएगा 5.12। मोलरिटी हमें निकालना पड़ेगा। मोलरिटी कैसे निकलता है, सॉल्यूट का मास 1 डिवाइड बाई मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास दिया है 250, और इंटू नीचे लिखते हैं मास ऑफ सॉल्वेंट। तो ये है सॉल्वेंट कितना है 51.2, और ये ग्राम में दिया हुआ है, तो ऊपर क्या होगा 1000 का मल्टीप्लाई भी हो जाएगा। अब इसे सॉल्व कर लेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, डेल्टा F मिल जाएगा, डेल्टा TF मिलेगा, और डेल्टा TF क्या बताएगा, वहीं लोअरिंग बताएगा। तो इसका इसे आप बाकी सॉल्व कर सकते हैं, तो इसका आंसर आपको मिल जाएगा। बाकी यहाँ पे आपको आंसर में टिक भी दिखा हुआ है इसका आंसर का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 46। जैसा कि यहाँ आपको दिख रहा है क्वेश्चन 46, इसमें यूरिया दिया गया है, इसका मॉलिक्यूलर मास दिया है 56 दिया हुआ है, और ये 100.18 डिग्री सेंटीग्रेड पे बॉयल हो रहा है एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। KF और KB की वैल्यू दी गई है, KF और KB ये दोनों वैल्यू भी दिया गया इसमें। KF की वैल्यू दिया है 1.86 और KB की वैल्यू दिया है 0.512। अब इसमें पूछा क्या हुआ है कि द एबव सॉल्यूशन विल बी फ्रीज एट, किस टेम्परेचर पे ये फ्रीज होगा। तो फ्रीजिंग पॉइंट पूछ दिया है इस पूरे सॉल्यूशन का। तो सबसे पहले इस सॉल्यूशन में जो डेटा दिया गया है, इस डेटा से हमें क्या निकलेगा, इस डेटा से इसमें 2 इक्वेशन यूज करना पड़ेगा। पहला तो ये वाला और दूसरा ये। तो पहले इक्वेशन करते हैं डेल्टा TF इक्वल टू, I की वैल्यू तो 1 ही हो गई, तो लिखे ना लिखे बराबर है। तो डेल्टा TF इक्वल टू KF
स्मॉल एम, और दूसरा फार्मूला लगेगा डेल्टा टी बी इक्वल टू के बी स्मॉल एम। ठीक है, अब ये दो फार्मूला में यूज करना है और इस दूसरे फार्मूला यूज करके रिलेटिव लोअरिंग ऑफ ये वैल्यू हमें निकालना है। तो सबसे पहले इस फार्मूले को यूज करेंगे, डेल्टा टी बी की वैल्यू यहाँ दिया गया है, तो डेल्टा टी बी को लिख सकते हैं टी बी माइनस टी नॉट बी इक्वल टू के बी स्मॉल एम। ये वैल्यू दिया है 100.18, ये हो जाएगा 100.18 माइनस टी बी की वैल्यू होगी 100, क्योंकि ये वाटर है, वाटर जो है 100 डिग्री टेम्परेचर पे बॉयल होता है, तो यहाँ लिख देंगे 100 इक्वल टू के बी की वैल्यू यहाँ दिया गया है 0.512 और स्मॉल एम, तो स्मॉल एम की वैल्यू यहाँ से निकल जाए, इसमें से घटेगा, हो जाएगा 0.18 और ये नीचे आ गया 0.512। तो यहाँ पे मोलेरिटी की वैल्यू निकल गई। अब ये वैल्यू हम इसमें इसकी वैल्यू इस वाले में पुट करके ये वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि ये वैल्यू हमें पता है, तो यहाँ पे ये वैल्यू कर देते हैं इसको भी। तो डेल्टा टी एफ इक्वल टू के एफ स्मॉल एम, ये वैल्यू पता है और ये वैल्यू पता है, तो ये वैल्यू है यहाँ दिया गया है 1.86 इंटू ये वैल्यू देंगे 0.18 और डिवाइड बाई 0.512 डेल्टा टी एफ। अब ये वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे, ये वैल्यू जो देगा हमें देगा रिलेटिव लोअरिंग ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, अब इसमें से जो वाटर है, वाटर का होता है 0 डिग्री, जिसको माइनस करेंगे सेम वही वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें भी यहाँ पे टिक लगा हुआ आंसर आप देख सकते हैं इसका। अगला क्वेश्चन है कपूर इज ऑब्टेन यूज इन मॉलिक्यूलर मास डिटर्मिनेशन बिकॉज, कपूर को मॉलिक्यूलर मास के डिटर्मिनेशन में क्यों यूज करते हैं? तो उसको इसलिए यूज करते हैं क्योंकि उसका क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट जो है हाई होता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी 47 का। अब बात करते हैं 48 का। अब इसमें पूछा है ऑस्मोटिक प्रेशर और मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट में क्या रिलेशनशिप है? तो इसका फार्मूला डायरेक्ट आता है, पाई को बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर, पाई इक्वल टू होता है CRT। अब C जो है कंसंट्रेशन है, इसको लिख सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम, बाकी RT हो गया। नंबर ऑफ मोल्स को लिख सकते हैं मास, मास के लिए W, मॉलिक्यूलर मास को लिख सकते हैं M, नीचे VRT इक्वल टू पाई। अब मैं यही वैल्यू चाहिए था, तो ये वैल्यू इधर ले जाएंगे, M हो गया, तो M इक्वल टू हो जाएगा, ये पाई इधर चला जाएगा, तो W डिवाइड बाई पाई V और ऊपर हो जाएगा RT। तो ये रिलेशनशिप आ गया। तो इसका जो आंसर होगा, इसके अकॉर्डिंग जो आंसर होगा, W को यहाँ पे M2 माना गया है, W को M2 किया गया है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा B। तो B दिया हुआ है M2 डिवाइड बाई V, ये दोनों एक साथ रखा है, बाकी तीन को RT डिवाइड बाई पाई एक साथ रखा है, तो इसका आंसर हो जाएगा B। अब क्वेश्चन नंबर 49 में क्या दिया हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कैन प्रोवाइड मोलर मास ऑफ प्रोटीन और पॉलीमर्स आर कोलाइड विथ ग्रेटर प्रिसीजन। तो इसमें से कौन सी प्रॉपर्टी है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी? जैसा कि आपको चारों कोलिगेटिव प्रॉपर्टी यहाँ पे शो कर रहा है, तो किस कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से हम जो है उसकी मॉलिक्यूलर मास को आसानी से और सही प्रिसीजन में उसको कर सकते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑस्मोटिक प्रेशर। अब ऑस्मोटिक प्रेशर ही चारों में से क्यों लेंगे? तो उसके दो रीज़न है। पहला रीज़न तो ये है कि ऑस्मोटिक प्रेशर जो है रूम टेम्परेचर पे ही काम कर देता है, तो रूम टेम्परेचर पे ही इसको यूज किया जाता है। लेकिन बाकी सब में क्या है, टेम्परेचर को या तो हाई टेम्परेचर या लो टेम्परेचर चेंज करके करते हैं। तो टेम्परेचर चेंज कभी करेंगे तो हो सकता है कि जो इसमें पॉलीमर्स है वो क्या हो गया, डिसोसिएट हो जाए या फिर एसोसिएट हो जाए। तो उस कंडीशन में इसका मॉलिक्यूलर मास जो है मॉलिक्यूलर मास में चेंज आ जाएगा। और दूसरा रीज़न क्या होता है कि जो बाकी तीन है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, इसका जो नंबर आता है बहुत लो वैल्यू होता है, 0.001 या 0.01, तो इस तरह से बहुत लो वैल्यू आता है, इसलिए इसका प्रिसीजन करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा A 49 का। अब क्वेश्चन नंबर 50। तो क्वेश्चन नंबर 50 क्या दिया है, 0.1 m एक्वा सोल्यूशन दिया है। तो इसमें लोएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट किसका होगा ये पूछा गया है। तो लोएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट उसका होगा जिसमें इसमें क्या करते हैं, आई इफेक्ट देखते हैं। तो वन टाफ फैक्टर किसके लिए होता है, ए के लिए। ए में जो है आई की वैल्यू सबसे ज़्यादा है, इसमें 5 आयंस में डिसोसिएट हो सकता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये। ऐसा क्वेश्चन भी प्रीवियस क्वेश्चन में आया हुआ था। अगला क्वेश्चन 51 है। तो 51 में ऑस्मोटिक प्रेशर पूछा है, हाईएस्ट किसका होगा, तो हाईएस्ट उसी का होगा जिसमें नंबर ऑफ आयन में ज़्यादा डिसोसिएट होती है, इसका आंसर हो जाएगा ए। अब क्वेश्चन नंबर 52 में वन टाफ फैक्टर पूछा है K4 FeCN6 का। तो इसका जो आयन होगा ये 5 आयन में डिसोसिएट होगा,
और इसमें ऑप्शन में ए वाला आंसर सही होगा। ये भी क्वेश्चन प्रीवियस में है, क्वेश्चन नंबर 33, सेम यही क्वेश्चन पूछा था, उसमें भी रिपीट किया गया है, तो ये हो जाएगा 52। अगला है 53। तो 53 में क्वेश्चन पूछा गया है विच वन इज कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, इसमें से कौन सी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। तो ऑस्मोटिक प्रेशर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, बॉइलिंग पॉइंट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं होती है। बॉइलिंग पॉइंट के लिए क्या कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है, लेकिन बॉइलिंग पॉइंट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है। उसी तरह से वेपर प्रेशर भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है, लेकिन रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। अगला है डी, फ्रीजिंग पॉइंट भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है, उसमें क्या है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, ऑस्मोटिक प्रेशर। अगला है 54। तो 54 में दिया गया है कि 0.1 m ग्लूकोज है और दूसरा 0.1 m यूरिया है, ठीक है। अब दोनों सेम है, अब बीच में क्या करते हैं, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन में रख देते हैं। तो इसमें ये पूछा है कि वाटर का सॉल्वेंट या फिर जो सॉल्वेंट है उसका मूवमेंट किधर से किधर की तरफ होगा। तो दोनों का जब कंसंट्रेशन भी सेम है और साथ में दोनों नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, तो दोनों जो है नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, तो इसका भी आई की वैल्यू 1, इसके लिए भी आई की वैल्यू 1 ही होगी। तो इसका मतलब इसका फ्लो नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा, इसमें कोई फ्लो नहीं होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा इसमें से ए, देयर विल बी नो नेट मूवमेंट अक्रॉस द मेम्ब्रेन, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन 55। तो 55 में दिया हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वस सोल्यूशन हैज मिनिमम फ्रीजिंग पॉइंट, इसमें से किसका फ्रीजिंग पॉइंट सबसे मिनिमम होता है। तो इसका आंसर होगा ए। ए क्यों होगा, क्योंकि फ्रीजिंग पॉइंट भी हमें देखना होता है, तो आई और एम इन दोनों वैल्यू को हम देखते हैं, क्योंकि ये वैल्यू तो कांस्टेंट रहेगा। आई जो है इसके लिए, पहले के लिए तो हो जाएगा 2, दूसरे के लिए 1 होता है, तीसरे के लिए 3 और चौथे के लिए होता है 2। लेकिन साथ में जो m की वैल्यू है, m की वैल्यू पहले में ज़्यादा दिया है 0.01, दूसरे में 0.005, तीसरे में 0.005 और इसमें भी 0.005। तो इसमें से कैलकुलेशन करने के बाद ये वैल्यू सबसे ज़्यादा आ रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। अब क्वेश्चन नंबर 56। तो 56 में दिया है ब्लड सेल्स रिमेन देयर नॉर्मल शेप इन सोल्यूशन। तो अगर नॉर्मल शेप में बनाए रखता है तो इसका मतलब जो ब्लड सेल को रखा जाता है वो आइसोटोनिक सोल्यूशन में रखा जाएगा। तो हाइपोटोनिक अगर सोल्यूशन में ब्लड को रखते हैं तो ब्लड सेल्स के अंदर क्या आ जाएगा, सॉल्वेंट अंदर आ जाएगा, जिससे क्या हो जाएगा, ब्लड सेल ब्रस्ट होकर जाएगा। तो हाइपोटोनिक में भी रखेंगे। दूसरा अगला है सी ऑप्शन था हाइपरटोनिक। अगर हाइपरटोनिक में रखते हैं तो ब्लड सेल से क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट बाहर की तरफ जाएगा, तो ब्लड सेल्स क्या हो जाएगा, श्रिंक कर जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, आइसोटोनिक सोल्यूशन। तो ये आपका 30 ईयर का पूरा क्वेश्चन खत्म हो गया है। अब आपको नेक्स्ट चैप्टर पढ़ाएंगे तो फिर उसके बाद फिर और क्वेश्चन कराएंगे।